डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बेटा, हर साल इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप सभी इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। डीएनए रेप्लिकेशन, जैसा कि आप जानते हैं, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया इन द 1953। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लाइक डीएनए जो होता है इट इज लाइक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। उन्होंने साथ में कहा कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है मींस ये क्या करता है, इट इज बोथ द स्ट्रैंड्स इसके सेपरेट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड इसके, और दोनों स्ट्रैंड के अपोजिट इनके कॉम्प्लीमेंट्री नए स्ट्रैंड बन जाते हैं और उनके साथ इनकी पेयरिंग हो जाती है इस तरह से। ऐसे ही इसके साथ में हो जाएगा इस तरह से, यहां पर ये नया स्ट्रैंड बन जाएगा यहां पर। सो मींस इस पेरेंटल स्ट्रैंड से 2 डॉटर स्ट्रैंड बन गए, जो कि जिसमें कि हाफ ऑफ पोर्शन 50-50% पोर्शन तो पेरेंटल का ही है और 50% उसके अंदर नया बना है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी मींस हाफ है ना, 50%। तो मींस डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन होना, वो क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी बात है। इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड, दोनों है, तो दोनों ही इस केस में क्या कहलाता है, जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है, नए जब हमारे पास डीएनए बनते हैं उससे, सो बोथ द स्ट्रैंड विल एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। दोनों ही स्ट्रैंड को हम यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट, ये दोनों ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर हम मैकेनिज्म में चलते हैं कि हाउ दिस टेक्स प्लेस, ये कैसे होता है। समझ आ गया आपको बेसिक। तो बेटा जैसे इसमें फर्स्ट हम क्या बोलते हैं कि इट इज लाइक एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए का रेप्लिकेशन है तो कहां पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, अगर हम यूकैरियोट्स में कह रहे हैं तो। सो उसमें क्या है, हमें क्या चाहिए, ये हमें एज ए रॉ मटेरियल चाहिए ना, जिसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे। तो उसके लिए तो ये रॉ मटेरियल होगा। अब उस न्यूक्लियस के अंदर, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डीएनएमपीस, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, सो इनका क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन। तो मतलब ये मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। जब पॉलीमराइजेशन होगा तब क्या होगा, जो उसके अंदर फॉस्फोरस होंगे एक्टिवेटेड, एनर्जेटिक, उनसे एनर्जी मिलेगी। तो मींस इसको क्या करते हैं, यहां पर एक तरह से H3PO4 के साथ मिलेंगे और ये बना देंगे डीएनटीपीस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एंजाइम यहां पर लगेगा, इट इज वी कैन से फोस्फोराइलेज, हम कह सकते हैं फोस्फोराइलेज, एक तरह से काइनेज की कैटेगरी है। जब भी हम कहते हैं कि एटीपी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो
उसके अंदर क्या होगा, काइनेज की कैटेगरी के एंजाइम होते हैं। सो यहाँ पे हम ये दिखाते हैं कि इट इज लाइक एनर्जी, जो एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है वो बेसिकली एटीपी की फॉर्म में ही इन्वेस्ट होती है, तो उससे डीएनटीपी बन जाते हैं, है ना। तो इसको अगर हम इनके कैटेगरीज बोलते हैं तो वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइडिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, ये सब क्या है, डीएनएमपीज है। अब इनके साथ में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तो एंजाइम की प्रेजेंस में ही एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगा, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू द, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डीएनटीपीज के अंदर। सो डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। अब ये वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ये कैसे कहलाएंगे, एक्टिवेटेड। मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में जब थे वो एक्टिवेटेड नहीं थे, ठीक है। सो इनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। सो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, और यू कैन से एक्टिवेटेड डीएनटीपीज। सिंपल से हम इनको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लिख लेते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो अगर हम इसको दिखाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, डीऑक्सी जैसे ये एडिनोसिन है, फिर एक फोस्फोरस, एक फोस्फोरस, एक और फोस्फोरस, तो ये ट्राइफॉस्फेट की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो हमने एंजाइम भी देख लिया कैसे बन रहे हैं ये। अब इसके बाद ये हमें रॉ मटेरियल मिल गया। नाउ हमें पता है कि हमारे पास क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, उस पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ हमें इनको जोड़ना है, तो उसके लिए द कैटेगरी ऑफ एंजाइम वहां पे लगते हैं। अब जो हम कह रहे हैं कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स उस पे लगेंगे, सो हम कहते हैं लाइक एक्सपोजर ऑफ एंजाइम्स ओवर पेरेंटल स्ट्रैंड। जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स का एक्सपोजर होगा, उसके ऊपर एक्ट करेंगे, ये एक तरह से उसका सेकंड स्टेप है। ये साथ में हो रहा है, ये एक अलग साथ साथ हो रहा है, हम ये नहीं कहते कि ये आएगा फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये होगा, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास अब ये वाला डीएनए का कोई हमारे पास स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो ऐसा नहीं होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में ही। रेप्लिकेशन अगर हम कहते हैं, रेप्लिकेशन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा था ना हमने कि वहां पे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, G1 S G2, तो रेप्लिकेशन होगा तो एस फेज में ही, एस फेज में। सिंथेटिक फेज होता है जो इंटरफेस का, और अगर हम कह रहे हैं यूकैरियोट है तो होगा न्यूक्लियस में ही, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रॉम ए पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो शुरू होता है। तो अगर हमने कहा कि यहां से वो सपोज शुरू होता है, तो जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं, ORI, ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन शुरू होगा स्पेसिफिक होता है। देन अब डीएनए बहुत बड़ा है ना, तो ये नहीं है कि कंपलसरी कि पूरा का पूरा डीएनए ही, जो पूरा का पूरा डीएनए ऐसे खुलेगा और दोनों के पैरेलल बनेंगे, तो हो सकता है उसका कुछ रीजन, कुछ सेगमेंट, कुछ पोर्शन वो ही सिर्फ रेप्लिकेट करे। तो जो पोर्शन उसका रेप्लिकेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकोन, रेप्लिकोन। पोर्शन और सेगमेंट ऑफ डीएनए अंडरगो रेप्लिकेशन, ठीक है, अंडरगो रेप्लिकेशन।
एक एक करके चीजों को समझते जाएं, उसमें आगे बढ़ते जाएं। तो ये हमारे पास हो गया। अब इस पे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स इस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर हम उन एंजाइम्स को साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, एंजाइम्स। तो जो हमारे पास कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स हैं जो वहां पे एक्ट करते हैं, सो लाइक नंबर ए टोपोआइसोमरेज, नंबर बी हेलिकेजेस और अनवाइंडेजेस भी बोल देते हैं इसको। देन इट इज हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग, एचडी का मतलब है हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है उसको ऐसे लिखते हैं, डीएनए का मतलब डीएनए डीएनए और बाइंडिंग प्रोटीन, सो इट इज हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक हो गया। एक हो जाता है यहां पर डीएनए पॉलीमरेज, ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस रेप्लिकेशन के अंदर। एक और आता है जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज, रेप्लिकेशन कर रहे हैं लेकिन वहां पे आरएनए प्राइमेज एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड एक हमने लिख ही लिया यहाँ पे ऑलरेडी, फॉस्फोराइलेज जो काइनेज एंजाइम है, ठीक है। और एक और हम लिखेंगे पायरोफोस्फेटेज, पायरोफोस्फेटेज। ये एंजाइम बेसिकली यहां पर हम पढ़ेंगे इनके एक्शंस को। तो अब क्या होता है कि जैसे आपके पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। सपोज ये हमारे पास है डीएनए, ठीक है, दिस इज द डीएनए। डीएनए का हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये। सो अब ये टोपोआइसोमरेज, सबसे पहले टोपोआइसोमरेज आता है और वो क्या करता है, ये डीएनए के तो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, इस पे एक इनिशियल निक लगाता है, एक इनिशियल कट लगाता है। ऐसे करके एक इनिशियल यहाँ पे क्या करेगा, इस पे कट लगाएगा, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिकॉग्नाइज हो गया कि कहां से होना है, उसके बाद उस पे कट लगा दिया। तो कट लगते ही वो क्या होंगे, दोनों स्ट्रैंड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां से टूट जाएंगे, हट जाएंगे और वहां से वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो वहां से सेपरेट होगा तो उस पे क्या होगा, इसका ओपनिंग करना है, मतलब बाकी के हाइड्रोजन बॉन्ड को वहां से खोलते चले जाना है, इनिशियल निक लगाने का काम है। उसके बाद अभी के लिए टोपोआइसोमरेज का काम खत्म, उसने सबसे पहले बस एक इनिशियल निक लगा दिया और उसके बाद ये इस पे एक एंजाइम आएगा दैट इज द हेलिकेजेस और अनवाइंडेजेस, जो फर्दर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं उनको क्या करता रहेगा, तोड़ता जाएगा और इसको ये कैसा करता जाएगा, खुलता जाएगा। तभी तो हम इसको बोल रहे हैं अनवाइंडेजेस, ठीक है। इस डीएनए के बाकी के जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको तोड़ करके और उसको खोलता जाएगा। तो वो कैसा लगेगा हमें, जैसे यहां से इसको लिया था और इसमें आए इनिशियली ये इस तरह से एक कट लगाया, ठीक है, और हमारे पास ये काम किया किसने, टोपोआइसोमरेज ने। तो जस्ट वो खुल गए। तो इसको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ए लिख देते हैं इसकी जगह पर, तो हम समझ जाएंगे ए पॉइंट है वो टोपोआइसोमरेज ने किया है यहाँ पे काम। अब इसके आगे चलेंगे, देन इट कम्स टू द हेलिकेजेस। वहां पे क्या करेगा, हेलिकेजेस काम करेगा और इसकी फर्दर ओपनिंग करेगा, इसको और खोलने का काम करेगा। ठीक है, उसने तो वहां पे किया ही है अपना काम और इन्होंने इसको और ओपन कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी ए अटैच है यानी कि टोपोआइसोमरेज, और इसके साथ में अब यहाँ पर ये हेलिकेज, तो ये भी अपना काम करने लग रहा है, बी इन्होंने और खोल दिया उसको।
सो अब ऐसा हो सकता है कि ये जो खुले हैं स्ट्रैंड ये वापस से जुड़ जाए, है ना, ये भी तो हो सकता है कि जब ये आगे चल रहा है तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए दिस इज द हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो वो क्या करेगा, यहां पे सपोज आकर के वो बाइंड हो गया सी, जिसने इन दोनों स्ट्रैंड को वापस मिलने से रोक दिया। अदरवाइज वो जो सेपरेटेड स्ट्रैंड से फिर से मिल सकते थे। तो सी हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट करता है सेपरेटेड स्ट्रैंड को फिर से जुड़ने में। यहां पे हमको बात समझ आ गई। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे हेलिकेज अपना काम कर रहा है तो ये देख रहे हैं आप, उसका खुलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग डेवलप हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर उसके दोनों स्ट्रैंड चढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर कोइलिंग, या हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेस। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो इस टॉर्सनल स्ट्रेस को, इस सुपर कोइलिंग को भी प्रिवेंट करता है टोपोआइसोमरेज। इसको रिलैक्स कर देता है, इसको रिलीव कर देता है, इससे इससे फ्री करा देता है डीएनए के स्ट्रैंड को। तो यानी कि टोपोआइसोमरेज के दो काम हो गए, है ना। इसको हम लिख सकते हैं, एक तो हो गया इनिशियल निक, इनिशियल कट पेरेंटल स्ट्रैंड पर। दूसरा काम हो गया इनका टॉर्सनल स्ट्रेस को, सुपर कोइलिंग को रिलीव करता है, रिलीव्स टॉर्सनल स्ट्रेस और सुपर कोइलिंग। ठीक है, जब अनबाइंडेज ने अपना काम किया उसके बाद एक तरह से इसका ही काम शुरू हो जाता है। तो हमने यहां तक कर लिया इसका, इसको प्रिवेंट करने का काम देख लिया। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। सो यहां तक आपको समझ आ गया ये, ठीक है। जो भी प्रोसेस हुआ है ये हमने देख लिया है इसमें। तो इसको रब कर दे, लिख लिया सभी बच्चों ने। अब इसको फर्दर खोलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड एक बार में खुल जाता है, क्योंकि इट इज अ वेरी हाई एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत लगती है। तो इसलिए इतनी एनर्जी एक साथ अवेलेबल नहीं हो पाती है कि दोनों स्ट्रैंड एकदम से पूरे खुल जाएं। इसलिए धीरे धीरे करके ये स्टेप बाय स्टेप खुलते हैं और फिर फॉर्मेशन होता है। अब हमने यहां पे लिखा आरएनए प्राइमेज, हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसके अंदर आरएनए प्राइमेज का क्या काम आ गया। ये आरएनए प्राइमेज करता क्या है, आरएनए प्राइमेज ये आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर ये क्या होता है, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर मींस अप टू द, यू कैन से, आप कह सकते हैं कि 18 से 22 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक चेन होती है। 18 से 22 तक। और किससे बनेगा, ऑब्वियसली राइबो न्यूक्लियोटाइड से बनेगा, फ्री राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे वो भी ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे, फिर जुड़ेंगे तो वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अभी आसान भाषा में लिख लेते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को उनकी चेन बना देते हैं एक तरह से, और उस चेन को ही हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। किसकी हेल्प से, आरएनए प्राइमेज की हेल्प से। अब डीएनए का एप्लीकेशन करने हमें ये क्यों चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए ना। ये स्ट्रैंड की सिचुएशन हमारे पास इस तरह से आ गई सपोज। अब जब डीएनए एप्लीकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन होता है, सभी कुछ जो चलेगा वो कहां से चलेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम पर। इनकी जो डायरेक्शन होती है प्रोसेस होने की 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। तो ये 5 प्राइम, अब यहां पर हमारे पास सपोज ये 3 प्राइम से 5 प्राइम का स्ट्रैंड है, और ये वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम का। और ये अभी आपस में यहां से अटैच है, और इधर से सपोज ये ओपन हो गया। तो
इस 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम दोनों ही क्या कहलाएंगे, एक तरह से टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। आरएनए प्राइमर इस डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करता है। डीएनए पॉलीमरेज शुरू नहीं कर सकता है, इनिशिएशन जो होगा, शुरुआत जो होगी रेप्लिकेशन की, वो आरएनए प्राइमेज की हेल्प से होगी। तो यहां पर सबसे पहले आरएनए प्राइमेज की हेल्प से आरएनए प्राइमर वो अटैच हो जाएगा इस वाले एंड पर। ये 3 प्राइम है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला हो जाएगा 5 प्राइम, और फिर यहां से आगे चलेंगे तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेंगे। ऐसा क्यों? यहां पे सबसे पहले हमें आरएनए प्राइमर, ये जो बॉक्स बनाया है क्या है, ये आरएनए प्राइमर, ये जो है आरएनए प्राइमर है, जो 5 प्राइम एंड ऑफ सिंथेसाइज, जहां पे नया स्ट्रैंड बन रहा है वहां पे उसको जोड़ते हैं, अटैच करते हैं। क्योंकि अगर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए प्राइमर क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लेते हैं, सपोज ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रैंड है, यहां पर ये है, तो ये अटैचमेंट साइड, तो सिर्फ एक ही अटैचमेंट साइड अवेलेबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ सकता है। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सिंगल अटैचमेंट साइड से नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए सबसे पहले आरएनए प्राइमर आएगा, फिर वो यहां पे आकर के जुड़ गया, सो दैट उससे फायदा क्या हुआ, ये इस पे आके जुड़ गया। अब यहां से तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच है पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ में, फिर यहां से क्या करता है, ये एक और अटैचमेंट साइड अवेलेबल करा देता है, और एक यहां पे अब दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर से ब्लैक बना दिया हमने। आगे अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आएंगे, वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे हमने देखा था ना अभी, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे करके। फिर यहां पे आएंगे तो इस पे एंजाइम लगेगा पायरोफॉस्फेटेज, जब वो अटैच होंगे किससे, आरएनए प्राइमर से। जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अटैच करेंगे आरएनए प्राइमर से, देन पायरोफॉस्फेटेज इन पे एक्ट करेगा, पायरोफॉस्फेटेज। सो इससे क्या हो जाएगा, 2 टर्मिनल फास्फोरस निकल जाएंगे ये वाले, और हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट हमें मिल जाएगा यहां पर अटैच होने के लिए। सो यहां पर डीएएमपी अटैच हो जाएंगे, ये डीएएमपी इस तरह से अटैच होते चले जाएंगे। उनका अटैचमेंट, उनका एलोंगेशन करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इट इज अटैचिंग द, ज्वाइनिंग द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, वो इस तरह से यहां पे जुड़ते चले जाएंगे। अब उनको हर बार क्या है, 2 अटैचमेंट साइड मिलती चली जाएंगी और वो जुड़ते चले जाएंगे, और यहां पर ये स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसा होना चाहिए था, ठीक है। ये चलते जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, यहां पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और इसमें इस तरह से नहीं चल सकते, क्योंकि चलना 5 से 3 है, तो इसमें चलना कैसे पड़ेगा, रिवर्स, उसके लिए इस तरह से चलना पड़ेगा। तो इसमें हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को यहां नहीं जोड़ सकते, डायरेक्टली यहां नहीं जोड़ सकते, तो क्या करेंगे, आरएनए प्राइमर को जोड़ेंगे। तो सपोज यहां पे आरएनए प्राइमर को जोड़ा सबसे पहले, ठीक है। फिर उसने क्या किया अपने साथ में, उसने अपने साथ ये अटैचमेंट साइट देंगे, क्योंकि हमें 5 से 3 जाना है, तो 5 प्राइम ये होगा, 3 प्राइम ये होगा, तो इन्होंने ये एक अटैचमेंट साइट दे दी, एक ये हो गई, तो यहां पर फिर डीएएमपी जुड़ जाएंगे, डीएनएमपी, और फिर ऐसे करके जुड़ जाएंगे, ये इससे अटैच हो जाएगा, तो ऐसे करके हो गया। फिर ये चेन और ओपन होगी, जब ये और ओपन होंगे, इसको मिटा दें यहां से, अब ये चेन और ओपन हो रही है, ऐसे करके, और यहां पर आगे और अटैचमेंट होती चली जा रही है। एक बार ये आरएनए प्राइमर अटैच हुआ, अब इसके बाद यहां से डीएनएमपी ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं,
तो ये 5 प्राइम है, यहां से 3 प्राइम की है, और ये चलती चली जा रही है ऐसे करके, क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 है और ये वाला 5 to 3 है। अब हमने इस पर आरएनए प्राइमर जो यहाँ पे लगाया है, तो वो हमने सपोज यहाँ पे लगाया है, ये वाला आरएनए प्राइमर, और इसके साथ में क्या जुड़े हैं, डीएनएमपीस, रेड कलर से आरएनए प्राइमर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें डीएनएमपीस यहां से जोड़ना शुरू कर देंगे, नहीं, फिर पोलैरिटी गड़बड़ हो जाएगी। हमें पोलैरिटी क्या रखनी है, 5 to 3 ही रखनी है। तो आरएनए प्राइमर फिर दोबारा से जोड़ना पड़ेगा, कहां पर, इनके लिए। तो अगेन सपोज ये भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो और यहां से तो इस पर अटैचमेंट होता चला जा रहा है। तो ये वाला स्ट्रैंड जो कहलाएगा, जहां पे स्टार लगाया है, इट इज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड। इसको तो डिपेंड नहीं होने पड़ रहा किसी भी आरएनए प्राइमर पर फर्दर, तो ये कॉन्टिन्यूअसली बनता चला जा रहा है। एक बार जब आरएनए प्राइमर शुरुआत में लगा था, लेकिन यहाँ पे हर बार आरएनए प्राइमर चाहिएगा हमें डीएनटीपीस को जोड़ने के लिए, तो उनको जोड़ने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, मतलब ऐड करने का, ठीक है। तो अब फिर से हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक आरएनए प्राइमर अटैच करेगा और फिर उसके साथ में यहां पर फिर से डीएनएमपीस इस तरह से जुड़ेंगे, ये, और फिर इनके बीच में भी यहां पे ये लिंकेज बन जाएगी। ये चलता जाएगा इस तरह से प्रोसेस, ठीक है। और ये आगे यहां पर जुड़ते जा रहे हैं। तो मतलब जो हमारे पास स्ट्रैंड है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, वो पहले बनेगा, वो कॉन्टिन्यूसली बनेगा। और जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड, जिसपे स्टार, डबल स्टार लगा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड, सॉरी, डबल स्टार वाला है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। और डिसकॉन्टिन्यूस, अब हर आरएनए प्राइमर के साथ में जितने भी ये फ्रेगमेंट, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो हमारा पहला नंबर पे तो ये जुड़ा, फिर उसके बाद दूसरा सेट हमारा ये बना इसके अंदर, फिर ऐसे करके हम उधर जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं। तो चल तो रहे हैं हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन वो क्या चल रहे हैं, फ्रेगमेंट्स चल रहे हैं, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हम चल रहे हैं। अगर आप स्ट्रैंड की फॉर्म में बोलोगे तो हम क्या चल रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा कि स्ट्रैंड ऐसे बनते हुए चल रहा है, ऐसा लगेगा बनते हुए, लेकिन चल कैसे रहे हैं हम, 5 to 3 ही चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटीन्यूअस ये कैसे बनता है, 3 to 5। बट अगर हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है, जो ये फ्रेगमेंट्स हैं 1 2, इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनका फॉर्मेशन का जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है हमारे पास, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे है। अब इसको हम फर्दर ओपन कर लेते हैं, और तो थोड़ा सा और रब कर लेंगे यहां से। तो हम इसमें और आगे चले गए यहां पर सपोज, और ये स्ट्रैंड ऑलमोस्ट सारे खुल जाएंगे अब। और लास्ट में जब हमें टर्मिनेशन की बात करेंगे, तो वहां पे जैसे कहते हैं कि टर्मिनेट करेगा, रेप्लिकेशन अब कंप्लीट हो गया, तो वहां पर कुछ टर्मिनल प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम TER प्रोटीन या टर्मिनल यूटिलाइजेशन सब्सटेंस, TUS प्रोटीन के नाम से जानते हैं, टर प्रोटीन एंड टस प्रोटीन। दे विल टर्मिनेट द रेप्लिकेशन, ठीक है, ये उसको टर्मिनेट कर देते हैं। और इसमें हमारे पास जो दोनों स्ट्रैंड आपके पास देख रहे हैं, ये आरएनए प्राइमर यहाँ पे है, और उसके बाद सारे उसमें डीएनटीपीस जुड़े हुए हैं। ये सब डीएनटीपीस इससे जुड़ रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है नए स्ट्रैंड की। नया स्ट्रैंड तो हमेशा ऐसे दिखाते हैं हम कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से ये वाला, क्योंकि इसका टेम्पलेट कैसा था, 3 से 5 तक था। और इसके अंदर हम कैसे दिखाएंगे कि यहां पर हमारे पास, यहां पर सबसे पहला हमारा ये आरएनए प्राइमर था सपोज, फिर उसके साथ में जुड़े थे डीएनटीपीस, ये करके,
जो डीएनटीपीज है और आरएनए प्राइमर है या डीएनटीपी डीएनटीपी है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, इसका नाम क्या होगा, फोस्फोडाइएस्टर, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, है ना। और जो पेरेंटल स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, इनके बीच ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो बना रहे हैं वो बेटा डीएनए पॉलीमरेज बनवा रहे हैं एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा, इसके लिए अलग से एंजाइम नहीं चाहिए। अब हमारे पास इससे आगे ये हमारा पहला फ्रेगमेंट था, फिर इसके बाद सपोज हमारे पास ये सेकंड था, फिर ये हमारा और था। तो हर बार इसमें डीएनटीपीज इन आरएनए प्राइमर की हेल्प से ही जुड़ पाए थे, अपने आप से नहीं जुड़ पाए। फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर ये इसमें जुड़ गया। तो जो हमारा पहला सेट बना, अगर हम कहेंगे तो ये हमारा फर्स्ट सेट था, फिर उसके बाद दिस वन इज सेकंड, और फिर उसके बाद ये थर्ड। जो फर्स्ट को सेकंड से जोड़े, सेकंड को थर्ड से जोड़े, आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला दिस वन, और ये देख पा रहे हैं। तो ये और जो ये वाले बॉन्ड होंगे भाई फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। लेकिन ये क्या है, फ्रेगमेंट्स है, 1 2 3 क्या है हमारे पास, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है। तो इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, इट इज द डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। इसे मोलिकुलर ग्लू भी कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, इट अटैचेस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, मोलिकुलर ग्लू। अब जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसके अंदर टोकोआइसोमरेज हेलिकेज की जगह सिंगल एंजाइम काम करता है, उसका नाम होता है डीएनए गाइलेज। वो एक ही एंजाइम दोनों फंक्शन कर लेता है प्रोकैरियोट्स में। डीएनए लाइगेज को क्या बोलते हैं, मोलिकुलर ग्लू, ठीक है। मोलिकुलर ग्लू। फिर इसके बाद ये यहां से टर्मिनेट कर जाएगा और दोनों स्ट्रैंड यहां पर ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन परेशानी क्या है, इन आरएनए प्राइमर को यहां से हटाना है, क्योंकि डीएनए बनाएंगे तो यहां से हटाना है। तो उसके लिए आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए यहां पर एक तरह से ये क्या हो गया, आरएनए डीएनए हाइब्रिड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आरएनए डीएनए का हाइब्रिड हो गया ना ये। तो क्या करें, इसको यहां से हटाएं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डीएनए आने चाहिए, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। तो इनको यहां से हटाने का काम करता है। सपोज हम इस पे ऐसे करके ये दिखा देते हैं कि अभी यहाँ पे से हट रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। सो दिस, इसको करने का काम किया, यहाँ पे एच करके हम लिख देते हैं नेम ऑफ एंजाइम। यहाँ पे इसका नाम होता है आरएनएज, आरएनएज या आरएनएजेस। ब्रेक्स या हम कहते हैं डिसोल्व आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ये क्या कहलाता है, एक तरह से हाइब्रिड कहलाता है आरएनए और डीएनए का। जहां जहां पे भी आरएनए प्राइमर प्रेजेंट होता है तो वहां से वो उसको हटा देता है। अब वहां पे क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, उसकी जगह एक गैप क्रिएट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अब इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पर ये गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को फिल करने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ही यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आने चाहिए वो आ जाएंगे। यहाँ पर जो बेस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे नया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, किसकी हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। ऐसे करके इन सब पर आ जाएंगे। और अगर कहीं पर कभी गलती से इस फॉर्मेशन के दौरान कुछ गलत बेस जुड़ जाते हैं तो उसकी भी प्रूफ रीडिंग करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। रॉन्ग को हटा देता है और करेक्ट को वहां पे जोड़ देता है। इसके डिफरेंट कैटेगरी होती है डीएनए पॉलीमरेज की, 1 2 3। उस सिलेबस में हमें नहीं जाना है, वो हमारे सिलेबस के बाहर है। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज एक तरह से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है। जब आरएनए प्राइमर का गैप क्रिएट हो जाता है, उस गैप को फिल करने का काम करता है। अगर कोई रॉन्ग बेस अटैच हो जाता है तो उसको रिमूव करके करेक्ट बेस अटैच करने का काम करता है, ठीक है। तो ये मेन अपने पास ए से लेकर के एच तक हमने एंजाइम पढ़े। डीएनए गाइलेज प्रोकैरियोट्स में है, इट इज इनटू द प्रोकैरियोट्स।
जो कि टोपो आइसोमरेज हेलिकेज दोनों का फंक्शन करता है। ठीक है, ये हमारे पास है डीएनए रेप्लिकेशन। यहां तक समझ आ गया आप सभी को? तो इसको अब हम एक बार रीकैप देख सकते हैं इसका। तो जैसे कि ये हमारे पास ये क्या है, डीएनए। तो इस पे क्या करेगा, इनिशियल निक लगाना है। तो उस इनिशियल निक किसने लगाया, टोपो आइसोमरेज ने। उसने जैसे ही टोपो आइसोमरेज ने इनिशियल निक लगाया तो क्या हो गया, सेपरेट हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हेलिकेजेस और अनबाइंडेजेस। तो वो फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से वो ऐसा दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क। जैसे यहां से ऐसे पहुंचे तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर दिखने लगा, और भी वो ज्यादा दिखने लगेगा क्लियरली। तो इसको, इस तरह के स्ट्रक्चर को यहां पे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। वाई शेप में दिख रहा है ना, रेप्लिकेशन फोर्क, ऐसे करके। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फिर ये खुल गया, ओपन हो गया। अब हम कह रहे हैं कि उसमें सपोज एक स्ट्रैंड तो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और एक स्ट्रैंड उसका 3 से 5 है। तो उसमें क्या करें, जो स्ट्रैंड 3 से 5 है, अब ये खुलेगा तो सही। जैसे जैसे खुलेगा उसके उसके ही अपोजिट, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता जाएगा साथ साथ, और वो ऐसे करके एलोंगेट होता चला जाएगा। ब्राउन कलर से दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, 5 से 3 बन रहा है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है। ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 से 5 का, 3 to 5, और ये ओपन होता चला जा रहा है, ऐसे बनता चला जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, ये 5 से 3 है दूसरा स्ट्रैंड, तो उसके अपोजिट हम ऐसे नहीं जा सकते, तो हमें कैसे जाना पड़ता है, रिवर्स, वापस जाना पड़ता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये 1 हुआ, फिर उसके बाद हमारा 2 हुआ, फिर उसके बाद हम ऐसे करके 3 में गए। लगेगा ऐसा कि हम ऐसे आए हैं, लेकिन हम कैसे गए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जब भी हमने बोला है कि लैगिंग या लैगिंग स्ट्रैंड या डिस्कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं, वो कैसा है, 3 से 5। ठीक है ना, क्योंकि ये 5 to 3 है, तो ये कैसा हो गया, 3 to 5 हो गया ऐसा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट कैसे बन रहे हैं, 5 to 3। ठीक है, ये इसमें हमने देख लिया। अब इसमें आपको ये, आप देखिए सपोज कि ये आपका 5 to 3 है जो खुला है। अब इसमें आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, जो ब्लैक लाइन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड के अंदर आरएनए प्राइमर सिर्फ एक बार लगा था, यहाँ पे हर बार आरएनए प्राइमर लगाया हमने डिसकंटीन्यूअस वाले में। तो ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है, ये क्या आरएनए प्राइमर की जैसा है। ग्रीन वाला क्या बना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट जुड़ा। फिर दोबारा से ब्लैक लाइन दिख रही है, वो क्या आरएनए प्राइमर है। फिर रेड वाला क्या हो गया, ओकाजाकी फ्रैगमेंट हो गया। ऐसा करके फिर ब्लैक लाइन, फिर ब्लू वाला ओकाजाकी फ्रैगमेंट हो गया। तो हमको क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट ऐसे चल रहे हैं 5 to 3, और 3 to 5 हमारा लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है, डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं ना। सो दिस इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। ये सब क्या था, रेप्लिकेशन के बारे में था। अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए। सारे एंजाइम्स की बातें हमने कर ली। हाँ, पायरोफॉस्फेटेज, सर ये तो बताया नहीं आपने, आपने पूछा भी नहीं। तो पायरोफॉस्फेटेज क्या करता है, जब यहां पर डीएनटीपी जुड़ रहे हैं, चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड के हों चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड के हों, तो उनको क्या करेगा, जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन, ये फोस्फोरस फोस्फोरस फोस्फोरस। तो सबसे पहले तो आरएनए प्राइमर के साथ जोड़ना है इसको, आरएनए प्राइमर, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो जैसे ही जुड़ेगा तो यहां पर पायरोफॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज ये 2 टर्मिनल फोस्फोरस को हटा देगा यहां से, तब ये इसके साथ जुड़ पाएगा। फिर दोबारा से नेक्स्ट कोई हो सकता है डीऑक्सी गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाए। फिर दोबारा से ये एंजाइम उस पर काम करेगा और ये इसको रिलीज कर देगा, और इसके साथ में जो नेक्स्ट आएगा उसके साथ में इसको जोड़ देगा। प्रीवियस के साथ तो जुड़ना ही है इसको इसके साथ में। तो हर बार ये 2 फोस्फोरस टर्मिनल रिलीज करने हैं, उसके थ्रू एनर्जी रिलीज होगी, जिसके थ्रू फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज एस्टेब्लिश होगी। तो इस पायरोफॉस्फेटेज का काम है 2 टर्मिनल फोस्फोरस को निकाल देना, एनर्जी रिलीज कराना, टू एस्टेब्लिश फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। किसके बीच में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में, यानी कि डीएएमपी के बीच में, डीएनएमपीस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। और इस तरह से फिर वो काम होता चला जाएगा।
ठीक, अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें किया एक्टिवेशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, उनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन हो रहा है, एस फेज के अंदर चलता है ये। उसके बाद सर्टेन एंजाइम्स उस डीएनए के पेरेंटल स्ट्रैंड पर एक्सपोज किए गए। दीज आर दी एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स हैं, उस पर एक्ट किए। उन्होंने उस डीएनए को खोल दिया। आरएनए प्राइमर ने इनिशिएट किया डीएनए का रेप्लिकेशन। और आरएनए प्राइमर कहां पे बनता है ये पूछा जाता है, तो वह 5 प्राइम एंड ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बोलना है आपको, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ऐसे बोलना है। चाहे आपका ये वाला स्ट्रैंड हो, मतलब डिसकंटीन्यूअस में हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस वाले में हो, हमेशा वो 5 प्राइम एंड ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड पर बनेगा। कौन? आरएनए प्राइमर। किसकी हेल्प से? आरएनए प्राइमेज की हेल्प से। मॉलिक्यूलर ग्लू डीएनए लाइगेज को बोला हमने। ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस पर बेस क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि हमारी एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, किस पर? रेप्लिकेशन पर। सो आपकी एनसीईआरटी पेज 90 से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, उस पर आपके पास एक क्वेश्चन बनता है यहां से। तो क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूअसली, जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, उस पे क्या बन रहे हैं? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। इनको क्या बोलते हैं एक तरह से? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? है ना, जैसे कि ये सारे एंजाइम हमने देखे हैं। तो यहां पर जो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, ये आरएनए प्राइमर है और इधर से ये डीएनटीपीज है, और फिर दोबारा से कोई आरएनए प्राइमर है, फिर से इधर डीएनटीपीज है। तो इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? ये लिंकेज पूछते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हमने किया ही है डिस्कस इसको। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए पॉलीमरेज को ही हम यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं। सेकंड इज फोस्फोराइलेज, थर्ड इज टोपोआइसोमरेज, एंड फोर्थ इज डीएनए लाइगेज। शाबाश, कौन बताएंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो बस डीएनटीपीस को जोड़ने का काम करता है। ये पूछ रहे फ्रेगमेंट को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ेगा? टोपोआइसोमरेज निक लगाता है इनिशियल और उसको रिलीव करता है टॉर्सनल स्ट्रेस को। देन फोस्फोराइलेज डीएनएमपीस से डीएनटीपीस बना रहा था, एंड डीएनए लाइगेज को ही हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू, जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करेंगे। सो ये यहाँ पे आपके पास हो गया फोर्थ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज परफॉर्म्ड बाय। तो वहां पे जैसे कि दोनों स्ट्रैंड है, इनिशियल निक लगा दिया टोपोआइसोमरेज ने, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करने का काम कौन करेंगे? इट इज डीएनए लाइगेज, बी ऑप्शन इज आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज, देन सी ऑप्शन इज डीएनए पॉलीमरेज, एंड डी ऑप्शन इज हेलिकेसेस। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज है एंड इट इज हेलिकेसेस। सो ऑब्वियसली एटीसी को हम क्या बोलते हैं? अनवाइंडेसेस, हेलिकेसेस, उसके अंदर क्या आएगा? आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो भी हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, समझ आ गया सभी को? ओके।
सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।